हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्लास 8 का केमिस्ट्री का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, मेटल और नॉन मेटल, जो कि आप यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप क्लास 8 में जानोगे और क्लास 10 में जाते के साथ आपको उसका थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन पढ़ना होगा। ऑलमोस्ट अधिकतर टॉपिक हम लोग क्लास 8 में ही कवर कर लेंगे, इसलिए आप अगर यहाँ पे बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ते हो तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मन लगाना मतलब क्या, आपको अच्छे से समझना है वीडियो को, लेक्चर को, उससे नोट्स बना लेना है। उसी से नोट्स बनाने इसलिए बोलता हूँ कि आसान लैंग्वेज में आपका नोट्स बन जाएगा और समझा हुआ चीज़ का नोट्स बन जाएगा जो आपको आगे याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज अपना वीडियो लेक्चर मेटल नॉन मेटल का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल। आप लोगों ने सुना होगा नाम मेटल का, नॉन मेटल का। ठीक है, अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब मेटल है। उसके बाद कार्बन हो गया, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो बात यहाँ पर कितने लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि मेटल नॉन मेटल लोग पहचान नहीं पाते हैं कौन चीज़ मेटल है, विच वन इज मेटल, विच वन इज नॉन मेटल, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। तो in this video lecture, in this very particular introduction of metal non metal video lecture, I will try to make the concepts clear that how you will get which one is metal and which one is non metal। मतलब हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे पहचानोगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उसको जानने के पहले हमको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जानेंगे कि मेटल नॉन मेटल क्या है, उसके लिए वी हैव टू गो टू द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री यू कैन से, और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग उसको पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चीज़ें क्या होगी, इट विल बिकम मोर क्लियर। ठीक है, मैं आपको वहाँ से ले जाते हुए वापस इस मेटल नॉन मेटल पे ले आऊँगा, कैसे आप जान पाओगे। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मैटर क्या होता है। मैटर, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, यू हैव गॉन थ्रू दिस ऑलरेडी। क्या होता है ये, anything that has mass and occupies space is called matter। है ना, बहुत सिंपल डिफिनीशन। कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब कोई भी इन द यूनिवर्स, एनीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मास, जिसका मास हो, जिसका वेट वजन हो, और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द पेंसिल, मार्कर, एनीथिंग। जो बुक आपके टेबल पे है, बुक लाइंग ऑन द टेबल, कॉपी लाइंग ऑन द टेबल, बुक, टेबल, ऑल दिस थिंग्स आर मैटर। क्यों मैटर होगा, मैटर होने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फॉर बीइंग अ मैटर यू हैव टू फुलफिल द टू क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज मास, पहला मास, और दूसरा ऑक्युपाइड स्पेस। तो बात करता हूँ छोटा सा ये मार्कर का। ये मार्कर का अपना कुछ ना कुछ मास है, मतलब अपना कुछ ना कुछ इसका क्या है, वजन है। ये भारी लगता है ना हल्का सा भी। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, देख लो यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, ये एक स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, इतना दूर का ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, इसलिए माई मार्कर क्या हो गया, मैटर हो गया। उसी तरह बुक, बुक जो आपके टेबल पे लाई है, जो आप लोग देख रहे हो अभी। ठीक है, कॉपी जिसमें आप लोग लिख रहे हो अभी, उसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और वो टेबल पे जब रखोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो वो आपका क्या कहला जाएगा, मैटर कहला देगा। मतलब इन द यूनिवर्स एनीथिंग, कोई भी मैटर कब कहलाएगा, जब उसका मास है और ऑक्युपाई स्पेस करेगा। कुछ भी, इवन ए स्मॉल एंट, उसका भी कुछ ना कुछ मास है और वो छोटा ही स्पेस ऑक्युपाई करता हो, वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, तो ये हो गया मैटर। अब हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। चलो पास्ट में चलते हैं, जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बस मैटर ये होता है। इन्होंने मैटर पे रिसर्च किया, ही रिसर्च अबाउट द मैटर एंड ही प्रपोज दैट, उन्होंने बताया क्या कि मैटर इज
मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी बता देता हूं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसको हम लोग परमाणु भी बोलते हैं। नाम सुनोगे परमाणु बम का, बुम, वो क्या होता है? एटम ही होता है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैटर बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट माय लॉर्ड, यहां आप लोग पॉइंट नोट करो। ठीक है, स्मॉलेस्ट मैंने लिखा है EST, आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो स्मॉलर लिखता तो उससे भी छोटा हो सकता था, बट यहां मैंने क्या लिखा? स्मॉलेस्ट, मतलब इससे छोटा नहीं होगा। नथिंग इज स्मॉलर देन दिस। ठीक है, तो मैटर को क्या उन्होंने बताया कि मैटर बना है, किन्होंने? जॉन डाल्टन ने। मैटर बना है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, परमाणु भी बोलते हैं। मतलब कोई एक चीज पार्टिकल है, उसको आप तोड़ो 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 तोड़ो, एकदम तोड़ तोड़ के छोटा कर दो। ठीक है, तो जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनेगा, मतलब उससे भी ज्यादा वो टूट ना सके, वो होगा उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटम्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये बताए जॉन डाल्टन साहब ने। ठीक है, अब आए कौन? नील बोर आए। ठीक है, नील बोर साहब आए, ये भी साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन बोले? उन्होंने क्या बोला कि एटम को उन्होंने फर्दर क्लासिफाइड किया, मतलब फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक मार्कर है, इसको मैं इसका निकाल देता हूं तो इसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर से मैं जो इंक जिसमें भरा है उसको निकाल देता हूं, वो अलग पार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि ये एटम जो है फर्दर क्लासिफाइड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन? पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या बताया कि एटम्स फर्दर क्लासिफाइड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है? ये एटम क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, किन्होंने बताया? नील बोर ने बताया। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 1 2 एंड 3। ये जॉन डाल्टन का नहीं है, ये किसका है? नील बोर का है। कि उन्होंने बताया कि एटम्स जो है फर्दर क्लासिफाई हो गया या फर्दर डिवाइडेड हो गया। आप यहाँ क्लासिफाइड लिखो या यहाँ आप डिवाइडेड लिखो, बात एक ही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्ट उसका निकल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर आई हुई। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर बना हुआ है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। नील बोर ने क्या बताया कि उन्होंने एटम को फर्दर डिवाइड किया, उन्होंने ब्रेक करके 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी कहानी स्टार्ट हुई है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ, इसके हिस्ट्री से आपको मेटल नॉन मेटल तक कैसे पहचानोगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो, हमारी सारी अब डिस्कशन रहेगी नील बोर के क्या, उनके आविष्कार पर, उनके प्रपोज थ्योरी पर। क्या कि एटम क्या बना है? फर्दर क्लासिफाइड है किसमें किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम कहाँ कहाँ डिवाइडेड है? अब प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो अब हम एक एटम का बात करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो मेरा एक एटम का बात हो रहा है।
तो दिखाता हूँ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। सर आप ये क्या सर्किल सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं? मैं दिखाता हूँ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये कोई एक एटम का क्या है, आपको दिखाना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर का चीज़, ठीक है। कहाँ पर ये क्लासिफाई किया है, तो कहाँ पर प्रोटॉन होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, इसका बेघर नहीं होगा ना, तो कहाँ कहाँ होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक एटम है, इसका ये मान लो एटम का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ये एटम का सेंट्रल पार्ट है, तो एटम्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम का आपका सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है। इसको डोनेट करेंगे कैपिटल एन से मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में, इसको रहने दो, न्यूक्लियस, ठीक है। एटम का बीच का पार्ट, सेंटर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, मतलब प्रोटॉन का सिंबल कैपिटल पी, न्यूट्रॉन का सिंबल कैपिटल एन, न्यूट्रॉन का सिंबल कैपिटल एन। यहाँ पे क्या रहेंगे? पी प्लस कैपिटल एन रहेंगे, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेंगे। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। ये क्या होगा? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस of an atom in fixed cell या ऑर्बिट। देखो मैं सब कुछ लिखता जाता हूं, आपको नोट करना है, आप कहीं भूलोगे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं गोल गोल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स सेल और ऑर्बिट। जिस तरह से मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, क्या होता है? फिक्स्ड से ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका? इसी तरह क्या होगा? ऑर्बिट, मैंने यहां जिक्र किया किसका? ऑर्बिट और सेल, SHELL सेल। तो ये न्यूक्लियस है, ये मान लो फर्स्ट सेल, ये क्या है? फर्स्ट सेल, मतलब ये फर्स्ट सेल या ऑर्बिट। सेकेंड सेल और ऑर्बिट, थर्ड सेल या ऑर्बिट। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? जो मैंने यहां लिखा है, गंदा नहीं करूंगा मैं इसे। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया मेरा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जहां पे है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जितना भी होगा, ये किसी एटम का एक अंदर का चीज आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर होता है ना, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, उस तरह एटम के अंदर का ये पार्टिकल सब है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, कौन? ये वाला। सेकेंड सेल हो गया ये वाला, थर्ड सेल हो गया ये वाला। सेल बोलूं या ऑर्बिट बोलूं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इसके चारों तरफ ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ EL माइनस, मतलब क्या हुआ? EL माइनस मतलब इसी से पता चलता है आपको कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज का अगर बात किया जाए तो क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ये होते हैं। ये क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये हो गया। तो बताइए सब प्रोटॉन क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सर ये न्यूट्रॉन क्या होता है?
न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ना इसमें पॉजिटिव होगा ना इसमें निगेटिव होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होगा और ना निगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई चार्जेस की, क्या कि प्रोटॉन में प्लस, इलेक्ट्रॉन में माइनस और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, EL माइनस, पावर में लिखना माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फर्स्ट सेल में भी है, सेकंड सेल में भी ये आपका रिवॉल्व करता रहेगा, ये आपका यहाँ भी रिवॉल्व करेगा, थर्ड सेल में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, देख रहे हो, रिवॉल्व मतलब क्या होगा, डायरेक्शन देख लो इसका, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, पढ़े होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है, तो इस तरफ अगर घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, अपोजिट घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका इस तरह से होता है, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे रिवॉल्व कहीं भी कर सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो मेरा मैटर वो नहीं है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिखाना, बस आपको बताना ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, क्लियर, ठीक है। अब यहां देखो, एक चीज यहां थोड़ा सा देख लो कि इस फर्स्ट सेल का नाम क्या है, सेकंड सेल का नाम क्या है, थर्ड सेल का नाम क्या है, ठीक है। तो उसके पहले एक काम करो, इसको नोट करो, उसके पहले इसको नोट करो। अब यहां देखो, फर्स्ट सेल मैंने लिखा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं के सेल भी या ऑर्बिट, ठीक है। सेकेंड सेल, ठीक है, सेकेंड सेल या ऑर्बिट, इसको बोलते हैं एल सेल, याद रखना है नाम। थर्ड सेल या ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, एम सेल। इसी तरह फोर्थ सेल या ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, एन सेल बोलेंगे। अब कोई पूछेगा सर कहाँ तक होगा, वो डिपेंड करता है आपके एटम्स के ऊपर में, आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन भरना, जहाँ तक होगा वहाँ तक होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बस इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया कौन सा सेल, ये वाला देख लेना, बाउंड्री वाला के, ये एल, ये एम, ठीक है। अब बात आती है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने एक अप्रोक्स आपको दिखाया है ना, सब सेल में क्या होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ क्या होगा, हर एक पार्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, घड़ी के तरफ घूमेगा, मतलब अगर यहाँ से घूम रहा है इस तरह से, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। वही अगर बात करते हैं हम यहाँ पे क्या करते, इस डायरेक्शन को हटा के इधर से घुमा देते, बात समझो, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। अब क्या होता, यहां देख लो एक चीज समझ जाओ, अब यहां क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर से रिवॉल्व करता, देख लो ऐसे रिवॉल्व करता, ऐसे रिवॉल्व करता, तो ये क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो, ठीक है। तो अगर यहां आप ऐसे कर रहे हो तो आपको सब में इस तरह करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, चेंज नहीं कर सकते हो आप बीच में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देख लो, इसको हटा दो, दिख रहा है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करेगा, ये इधर दिख रहा है, आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब एक पार्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का डायरेक्शन होगा वो फिक्स होगा, वो डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। इसके पहले मैंने जो बताया था वो क्या था, क्लॉकवाइज था, यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये आपका एल सेल में, ये एम सेल है ना,
ये अगर m सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और उसी पार्टिकुलर एटम का वो है सारा ऑर्बिट है ना, ठीक है, सब और अच्छे से अभी क्लियर होगा, दिखाता हूँ। उसी पार्टिकुलर एटम का सारा ऑर्बिट सेल है, तो इसमें भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, इसमें भी क्या है, उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। इसलिए मैंने लिखा था क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सेल ऑर्बिट इन अ फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स को आप डाल सकते हो, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल इन अ पार्टिकुलर सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। ठीक है, मतलब एटम्स का एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 1 to 20 अभी आप याद रखो, मैं यही बोलूँगा अप टू क्लास 8। 10 में जाओगे तो अप टू 30 हो जाएगा, अभी 30 तो याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको, 1 to 20 या 1 to 30, उसी तरह केमिस्ट्री में आपको समझने के लिए कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे कोई आइटम कंबाइन कर रहा है, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिनको याद नहीं है वो जल्द से जल्द इसको याद कर लें, लिख के याद करें विथ सिंबल। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका होगा काम। ठीक है, तो इसको नोट करो पहले, देखो मैं आपको दिखाता हूँ 20 तक लिख के कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, देखते जाना। पहला क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका, यहाँ लिख दो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और सिंबल। ठीक है, तो पहला होता है कौन सा, हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होगा, H। दूसरा होता है कौन सा, हीलियम, उसका सिंबल क्या होता है, He। तीसरा होता है लिथियम, उसका सिंबल क्या होता है, Li। चौथा बेरिलियम, उसका सिंबल Be। पांचवा बोरोन, इसका सिंबल B। छठा कार्बन, उसका सिंबल C। सातवां नाइट्रोजन, उसका सिंबल N। आठवां ऑक्सीजन, उसका सिंबल O। नौवां फ्लोरीन, इसका सिंबल F। उसके बाद 9 तक इधर हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है, दसवां आपका कौन सा हो जाएगा, नियॉन, सिंबल Ne। 11वां सोडियम, सिंबल Na। 12वां मैग्नीशियम, सिंबल दिख रहा है ना, Mg। 13 एल्यूमिनियम, सिंबल Al। 14 सिलिकॉन, सिंबल Si। 15 फॉस्फोरस, सिंबल P। 16 सल्फर, सिंबल S। 17 क्लोरीन, सिंबल Cl। 18 आर्गन, सिंबल Ar। 19 पोटेशियम,
सिंबल के, और लास्ट में बच गया 20 कैल्शियम, सिंबल Ca। तो ये देख लो आपका लिस्ट है 20 एटॉमिक नंबर विथ एलिमेंट विथ सिंबल नेम। मेरा यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने क्या किया, आपके सामने मैंने इसे बोर्ड पे लिखा है। पहला कौन है, हाइड्रोजन, सिंबल H। दूसरा हीलियम, सिंबल He। तीसरा मतलब ये एटॉमिक नंबर के, देखो ये क्या मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा है ये क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सीक्वेंस में है 1 से लेके 20 तक का, ठीक है। हीलियम का हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 सिंबल H, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 सिंबल He, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 सिंबल Li, बेरिलियम स्पेलिंग ध्यान देना है BERYLLIUM, बेरिलियम का सिंबल Be एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का सिंबल B एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का सिंबल C एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का सिंबल N एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का सिंबल O एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का सिंबल F एटॉमिक नंबर 9, फिर नियॉन है NEON एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 10 सिंबल Ne। 11 नंबर में कौन होगा, सोडियम होगा, सिंबल क्या होगा Na। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 सिंबल Mg, आपको ऐसे याद रखना है। अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर 13 सिंबल Al, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 सिंबल Si, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 सिंबल P, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 सिंबल S, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 सिंबल Cl, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 सिंबल Al, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 सिंबल K, और लास्ट में 20 तो बोला था मैंने, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 सिंबल Ca। तो इसको आप अच्छे से लिख के याद करके प्रैक्टिस कर लो, 20 तक सीक्वेंस में आपको दिमाग में रखना है। अब मैं इसके आगे दिखाता हूँ कैसे आपके सेल भराएंगे, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भराएंगे, और कैसे जानोगे कौन आपका क्या है, कौन आपका क्या नहीं है, मतलब कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। इसको अच्छे से नोट करो। देखो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर विथ एलिमेंट नेम एंड देयर सिंबल, आपको भी करना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ जो बनाया था, ये एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट सेल के सेल दिख रहा है ना, ऐसे यहाँ बनाओगे, ये सेकेंड सेल L सेल, ध्यान से समझना है, बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये L सेल सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल M सेल, एक और बना दूं, ये N सेल, ठीक है। तो इसको आप सेल मत समझना, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, ठीक है। तो अब एक बात जान लो, यहाँ पे वैलेंस सेल या ऑर्बिट, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, द लास्ट सेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट। किसी भी एटम का लास्ट सेल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, फोर्थ। एग्जाम्पल हेयर क्या हो जाएगा, फोर्थ सेल या ऑर्बिट, डेट इज कौन सा, ये फर्स्ट सेल कौन हो गया के, सेकेंड कौन हो गया एल, थर्ड कौन हो गया एम, एन हो गया। इस केस में आपका एन सेल या ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस सेल या ऑर्बिट। इस केस में आपका जो लास्ट सेल है, ठीक है, सर्किल बनाना अच्छे से थोड़ा यूज करके कंपास का, ठीक है, मैं आपको फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या होगा, एन सेल या ऑर्बिट क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल हो जाएगा।
वो डिपेंड करता है आपके एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। बार मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ कैसे आपको जानना है। वही अगर क्या होता, मैं यहाँ से इसको हटा देता, मैं क्या करता, इस सेल को हटा देता, वो हटता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के भरने के ऊपर, ठीक है। तब हमको अब बताओ कि इस फिगर में आपका वैलेंस सेल कौन हो जाएगा। तो सर बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो सबसे बाहर वाला कौन सा सेल है, ये M क्या हो जाएगा आपका, वैलेंस सेल या ऑर्बिट हो जाएगा। दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, कौन सा होगा। तो सर लास्ट बच रहा है L, तो L ये क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल या ऑर्बिट हो जाएगा। फिर इसको हटा दो। सर आप ये क्या बार बार हटा रहे हैं, अरे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा वैलेंस सेल। अब बोलोगे सर इसको हटा दो, बोलो सर इसको हटा दो हटा दो, लो हटा दिया। हाँ वैलेंस सेल ये क्या करवा दिए, बस एक न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, उसको एक सेल कम से कम चाहिए। तो अब यहाँ पे आया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आपको किसी भी एटम में एक पार्टिकुलर सेल होना ही होना है, जिसका नाम क्या है, K सेल होना है। तो एक ही सेल क्यों ना हो, उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा। सारी बात क्लियर होगी जब मैं इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करूंगा सेल के अंदर। तो बस आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे आप चीजें करोगे। तो ये K सेल ही क्या हो जाएगा आपका, उसी पार्टिकुलर एटम का वैलेंस सेल या ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब क्या आपने सीखा कि कोई भी एटम के चारों तरफ जो सेल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो सबसे लास्ट घर जो इलेक्ट्रॉन का होता है, जो सेल होता है, वो क्या कहलाता है, उस पार्टिकुलर एटम का वैलेंस सेल या ऑर्बिट कहलाता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, लास्ट सेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। एक पार्टिकुलर एटम में कम से कम एक पार्टिकुलर सेल या ऑर्बिट होना है, तब तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब तो वो एटम कंप्लीट होगा। क्योंकि एटम में क्या होता है, एटम बना होता है, मैंने आपको बताया अभी, किससे किससे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। और उनको घर चाहिए, बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो एटम होगा ही नहीं। इसलिए आपको एक सेल चाहिए ही चाहिए, मतलब उस एटम में एक सेल होगा ही होगा। और वही सेल क्या होगा, वही फर्स्ट सेल भी है, वही आखिरी सेल भी है, तो उसको हम वैलेंस सेल बोलेंगे। क्लियर, चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। पहले समझो ये क्या है वैलेंस सेल, ठीक है। अब यहां आता है बात किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। घर हो गया, लास्ट घर, तो उसमें आदमी भी रहेंगे, उसमें लोग भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लोग कौन होगा, तो क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल या ऑर्बिट ऑफ एटम, ऑर्बिट ऑफ एन एटम लिख दो, इज कॉल्ड, क्या कहोगे इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रहता हो वैलेंस सेल आखिरी घर या ऑर्बिट में किसी एटम का, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, K सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, L सेल बना दो, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या हुआ कि अब ये नहीं हो के अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और घर बना दिए ये, ठीक है, एक और बना दिए, ये L हो गया। तो अब क्या बोलोगे, K वाला यहाँ भी क्या है, ये L सेल हो गया, ये यहाँ भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। तो अब क्या बोलोगे, कहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, K सेल वाला भी मैंने बताया था कि L सेल वाला, बोलो।
तो बोलो ना जी, वैलेंस सेल, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, लास्ट घर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो K वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। इस केस में कौन होगा? ये जो है L वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ के नोट करिए, फिगर अलग अलग बना के नोट कीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया वैलेंस सेल कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है। तो इस केस में कौन होगा? वैलेंस सेल, M होगा वैलेंस सेल, और इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। L मत बोल देना, M का मत बोल देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? सबके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सबके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। देख लो, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सबके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो सबके अंदर कर रहा है। पर जो लास्ट सेल होगा किसी एटम का, M सेल यहाँ पे इस केस में है, वो क्या होगा? वैलेंस सेल होगा, और ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भराएगा, हर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वो जानने के पहले एक रूम में आपको कितने लोग रह सकते हैं वो जानना होगा। आपका एक रूम है, उसमें कितने लोग एकोमोडेट होंगे, यू शुड नो दैट फर्स्ट। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना है? तो किसी भी सेल का अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का कैपेसिटी को हम लोग डोनेट करते हैं, जानते हैं सिंबल 2n² से। ठीक है, ये क्या करता है? इट shows the maximum number of electrons holding या accommodating capacity of an एटम, या लिख सकते हो 2n² इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग या एकोमोडेटिंग कैपेसिटी। एकोमोडेटिंग मतलब मैंने क्या लिखा है? ACCOMODATING, एकोमोडेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक आपका क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग या एकोमोडेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन पार्टिकुलर सेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अब हो गया सही। 2n² क्या है? इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग या एकोमोडेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन पार्टिकुलर सेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब एक पार्टिकुलर सेल कितना इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है, रख सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। ठीक है, जहां पर 2n² में n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट। मतलब K सेल अगर है, ठीक है, उस केस के लिए क्या होगा? n = 1 होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन्स ये एकोमोडेट करेगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फॉर्मूला लिख दो 2n²। n का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहेंगे K सेल में, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। ये आपका हो गया डिसाइडेड। तो देखो तो K में ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मेरे घर में 2 आदमी को रूम में रखने का, जिस रूम में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उस रूम में 2 आदमी रहने का कैपेसिटी है, मैं उससे ज़्यादा रखूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। समझो, रह ही नहीं पाएगा, दिक्कत का बात छोड़ दो, रह ही नहीं सकते हैं। तो क्या होगा? ये बट ज़्यादा लोग रह जाएंगे, ये रूम बड़ा है तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, K सेल में, K घर में क्या होगा? फर्स्ट सेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में किसी भी आइटम के, याद कर लो, किसी भी आइटम के फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट जिसका नाम है क्या है? K सेल, वहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। कैसे मैंने निकाला? 2n² फॉर्मूला से निकाला। जो 2n² क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन पार्टिकुलर सेल या ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया, निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेल, ये क्या है? k क्या है मेरा? फर्स्ट सेल है। k क्या है? फर्स्ट सेल है। अब कौन बात करेंगे? अब बात करेंगे सेकेंड सेल का, मतलब l सेल। ठीक है, मतलब n का वैल्यू 2। मैंने क्या बताया? n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2n²। n का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसमें? L सेल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। सबके आगे आप EL माइनस लगा दो, सबके आगे आप EL माइनस लगा दो। दिख रहा है ये EL माइनस, EL माइनस, EL माइनस, EL माइनस, मतलब L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड सेल, मतलब इस केस में वैलेंस सेल, M सेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? n=3 पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 2n², मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 9, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं M सेल में। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक यहाँ पर लगा दो 18। दिख रहा है ना? 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? रिवॉल्व करेंगे। यहाँ सबके आगे EL माइनस लगे जाएगा, सबके आगे EL माइनस लगेगा, सबके आगे EL माइनस लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इस तरह का आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह n होगा, उसमें क्या होगा? 32 होंगे। ठीक है, तो आपको ये सब काम कब आएगा? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं उस स्टेज में जब पार्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन्स भराना स्टार्ट होगा एक सेल में। कैसे भरोगे? कैसे जानोगे कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें कितना है? कैसे जानोगे कि वैलेंसी क्या होता है? सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस देख लो M सेल में, इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन M सेल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। बट आप एक चीज जान लो, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं लोगे। अब बोलोगे क्यों सर, आप 18 बोले थे? इसलिए बाबू, क्योंकि एक रूम है, सपोज कर लो क्लासरूम है या कोई स्टडी रूम है, आपका घर का रूम है, तो वहाँ पे 18 लोग रह सकते हैं। मैंने बोला, ध्यान देना, रह सकते हैं। तो रह सकते हैं मतलब क्या हुआ कि आपके घर में रूम का सारा चीज़, जितने भी आपके फर्नीचर से, यू हैव टू रिमूव ऑल द फर्नीचर्स टू एकोमोडेट 18 पर्सन्स इनसाइड द रूम। आपको अपने घर के सारे फर्नीचर्स को हटाना होगा 18 लोग को रखने के लिए, सुलाने के लिए। तो वो कंफर्टेबली रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो कंफर्टेबली कितना M सेल में रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा नहीं। 18 रख सकते हो आप, रख सकना और कंफर्ट जोन में रहना अंतर होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बोलोगे सर L सेल में, L सेल में देख लो खुद ही 8 आ गया है, तो 8 आराम से रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। K सेल में 2, उससे ज़्यादा रहेगा ही नहीं, इतना जान लो। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी, इसको आप अच्छे से समझ के नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जान गए आप बैलेंस सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना सेल में कितना इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई भी आइटम का नाम लो, कोई भी ले लो। ऑक्सीजन, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, सांस लेते हैं इसके हेल्प से, या सांस लेते में ये चीज़ यूज होता है, ऑक्सीजन, ओ सिंबल। ठीक है, तो अब जानो कि ऑक्सीजन का, मान लो ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। तो अब जानो यहाँ पे प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है,
तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा या क्या उसका होगा, तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। ठीक है, 8 हो गया, गौर से देखना आप। तो 8 हो गया एटॉमिक नंबर, तो यहाँ भरना स्टार्ट करेंगे। इसका पहला सेल के 8 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ इसके पहले समझ लो। मतलब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, दोनों केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 होंगे। मतलब यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होना है, एक सेल में होना है जो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये पहला सेल मैंने बना दिया के सेल, देखना गौर से। तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, के में 2, एल में 8, एम में 18। ठीक है, तो के में कितने होंगे 2, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। अब 8 में से क्या हो गया आपका, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे मैंने के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ठीक है, अब बात हुआ, अभी भी नहीं ना हुआ जी, अभी और भी 6 लोग बच रहे हैं, अभी भी और 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो वो कहाँ भराएगा, अगला सेल, अगला जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भराएगा, देख लो। ठीक है, इसमें ये के सेल और ये एल सेल, तो कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एकोमोडेट हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक कहीं भी दे दो 6। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विथ सेल्स और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस केस में एल क्या हो गया, एल आपका क्या हो गया, वैलेंस सेल। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 6। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। किसका, ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, दिख रहा है, 6 हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसी तरह इसके बगल में कौन है, नाइट्रोजन, इसका होता है सिंबल N और एटॉमिक नंबर 7। तो इसको भरो जल्दी सा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नाइट्रोजन का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका बनाना होगा इस तरह का, तो कुछ नहीं बनाओगे, ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, के सेल एल सेल, ये के सेल एल सेल। के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ। दिख रहा है, इस तरह बना हो गया। ठीक है, ये हो गया बात। तो क्या सीखे आप, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। याद आपको नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं करना, इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए कि आपको चीज़ें समझ में आई कैसे हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप कोई भी आइटम का निकाल सकते हो वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा। ठीक है, तो 5 और 6 हो गया। इसी तरह क्या करोगे आप, आगे बढ़ो, मैं पीछे आके दिखाता हूँ, पहले इसको नोट करो। अब देखो एग्जाम्पल सोडियम का। ठीक है, इसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर बार बार बोल रहा हूँ, बिना एटॉमिक नंबर के आप नहीं निकाल सकते हो 11। तो के में कितना 2, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, के एल एम, के में मैक्सिमम 2 8 और इसमें मैक्सिमम 18।
बट आपको इसमें भरना है 80। ठीक है, तो K हो गया, K में 2 हो गया, तो बचा कितना 11 - 2 कितना होगा जी 9। तो L में 9 होगा। सोचो L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकता है, ये क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रह सकता है। तो आप 9 तो डाल नहीं सकते हो, कोई यहाँ अगर 9 डाल देता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा सर 2 9 11 सही तो है, नहीं आपका ये गलत है। यहाँ पे L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8 रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगला इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको अगले घर में अगले रूम में डालना होगा, जो बचा क्या 1 दिख रहा है। तो इसका कैसा बनेगा, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन डाल दो यहाँ पे, K सेल L सेल और एक इसके लिए M सेल होगा। ये K सेल L सेल M सेल। देखिए एक सेल बढ़ गया ना, मैंने अभी आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दिखाया था, वहाँ पे बस आपका K और L में काम हो जा रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था आपका, देख लो एक चीज़, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस केस में आपका इसका सेंटर था, K था और L था, यहीं पे दोनों में ही काम हो जा रहा था ना। देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या था K L 2 और 6, इसका कितना था K L 2 और 5। ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद रखना है नाम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरने का ये सब है। ठीक है, तो यहाँ देखो L में ही काम हो जा रहा है, L सेल में ही काम हो जा रहा है। बट क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 है, 2 6 8 हो गया, इसका कितना है 7 है, 2 5 क्या हो गया 7 हो गया। तो हमको आपको मैंने बताया था कि सेल का डिपेंडेंसी होता है एटम के एटॉमिक नंबर के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर रहे हो। तो यहाँ पर इस केस में सोडियम के केस में मेरा एक और एक्स्ट्रा सेल इसलिए लगा कि L सेल में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, एक बच जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक को रखने के लिए हमको एक और घर M बनाना पड़ा, एक और सेल का यूज करना पड़ा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, और M में 1 इलेक्ट्रॉन्स बस होंगे, इस तरह हो जाएगा। तो इस केस में सोडियम का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सोडियम का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी, लास्ट सेल M सेल क्या है वैलेंस सेल है, और उसका इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यहाँ 1 है। गौर से देखो एक ही इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा 1, मतलब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम का बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका सिंबल Mg, इसका सिंबल Al, यहाँ 12 यहाँ 13 दिख रहा है। इसको और नीचे लिख देता हूँ ताकि मैग्नीशियम को दिखा सकूँ आपको, एल्यूमिनियम Al ये 13। ठीक है, तो मतलब मैग्नीशियम, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12। तो इसको भरो K 2 L 8 10 और बच रहे हैं, 12 में 10 गया 2, तो कितना होगा M में 2, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2। ठीक है, इस तरह अल्युमिनियम का देख लो K L 2 8 बचे कितने और 3, इसका मतलब क्या हुआ 13, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको सेल में। तो 2 सेल में 2 और 8 10 हो गए, तो लास्ट सेल M में कितना बचा 3। ठीक है, तो आपका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके अल्युमिनियम के 3। तो आप देखें सोडियम Na, सोडियम क्या Na, मैग्नीशियम अल्युमिनियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा 1 2 3, ये सब क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और जान लो मेटल पहचानने का पहला तरीका आप जान गए कि जो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन
1 2 3 होंगे वो क्या कहला जाएंगे, वो मेटल कहलाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया मैंने ये सब क्यों दिखाया आपको। याद नहीं रखना है, चीज़ों को समझना है कैसे हो रही है, इसलिए आपको डिटेल में बताया गया। मेटल्स हैव 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 1, मैग्नीशियम का आपने देखा 2, ये क्या है, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, अल्युमिनियम का 3। कैसे हुआ मैं आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, आपको फिगर के साथ समझना है। फिगर इसका खुद से बना लेना। मैग्नीशियम का कैसे बनाओगे, एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रॉन, के सेल, एल सेल, एम सेल, बनाने में मजा आएगा। यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन, मैग्नीशियम का बात कर रहा हूँ 12 प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा के सेल में 2 ठो, एल सेल हो गया, इसमें 8 बना लेना। और एम में कितना होगा, मैग्नीशियम के इसमें 2, यहाँ कितना होगा 2, दिख रहा है ना। इसमें बना दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होगा मैग्नीशियम का। अल्युमिनियम को ऐसे ही यहाँ बनाओगे। ठीक है, तो आप क्या जाने कि मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 2 3 होगा। मतलब जो भी एलिमेंट आपको मिल जाए जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो जाए वो क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो सर नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, तो उसका देख लो, मैंने आपको दिखाया था अभी। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना है 6। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अगर बात करते हैं, हम बात करते हैं किसका, फ्लोरीन का, मतलब F का एटॉमिक नंबर 9। तो के सेल में 9, एल सेल में 8 होता है, 7 आराम से रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, मतलब आप क्या सीख गए, दोज एलिमेंट्स विच हैव 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल एंड दोज एलिमेंट्स विच हैव 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो बोलोगे सर 4 कहाँ गया, 1 2 3 हो गया, 5 6 7 हो गया, तो 4 कहाँ गया, तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। अब बोलोगे सर ये कौन नया चीज आ गया, मेटलॉइड्स। तो वैसे जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स कहलाएंगे। द एलिमेंट्स विच पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, सब दिखाता हूँ, पहले इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, metals have 1 2 3 valence इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के क्या होते हैं, 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मतलब वैसे एटम्स, वैसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। वैसे जिसमें 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, अब elements those have 4 valence electrons are called metalloids which
have the properties of both metals and नॉन मेटल्स। मैंने क्या लिखा, एलिमेंट्स दोज हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एलिमेंट या एटम बोलो, ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं करना एलिमेंट एटम में। एटम क्या होता है, छोटा, एलिमेंट उससे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मेटलॉइड्स बोलेंगे। स्पेलिंग देख लो, METALLOIDS। जिनके अंदर प्रॉपर्टी होंगे किसके, दोनों मेटल और नॉन मेटल के। मतलब मेटल का प्रॉपर्टी प्लस नॉन मेटल का प्रॉपर्टी जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। ये हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के टर्म में। किसके बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के टर्म में बात यहाँ हो रही है। वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी मेटल का है तो क्या होगा, सेमी मेटल भी हो जाएगा आपका। मेटलॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई मेटल नॉन मेटल के पहले आइडेंटिफिकेशन करने के। कैसे पहचानोगे कोई एलिमेंट या एटम मेटल या नॉन मेटल है, तो वैसे एटम जिसके अंदर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे एलिमेंट जिसके अंदर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया कि ये क्या होता है, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं। वैलेंस सेल क्या होता है, लास्ट सेल ऑफ एन एटम। एटम क्या होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं एटम, ठीक है। तो सब चीज़ मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वैलेंसी के बेसिस पे कैसे पहचानोगे कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है। उसके बाद जानेंगे उसको कंबाइन करके मेटल नॉन मेटल को क्या सब्सटेंस बनता है, कैसे वैलेंसी के थ्रू कंबाइन होता है। फिर जानेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर आएगा कोरोजन, एलॉइंग। तो चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा है और थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी नहीं समझना है, इस तरह डिटेल में जब जानोगे ना तो एंजॉय करोगे चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से आपको नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा वैलेंसी से कैसे होता है, कैसे कंबाइन होता है, कैसे मेटल अकर करता है, ये सब चीज़ जानोगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी, बस समझ के नोट्स बनाना और मुझे सेंड करना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ तक का आज के वीडियो को स्टॉप करता हूँ।